नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा स्टडी विद आचार्य भवानी सर की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को जय श्री श्याम। मेरे विद्वान साथी सारे मस्त होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 2021 के सिलेबस के अनुसार बाल विकास का आज हम रीट वाले एक टॉपिक क्लियर करेंगे। चाहे रीट लेवल फर्स्ट का हो विद्यार्थी, चाहे रीट लेवल सेकंड का हो, मैं निश्चित तौर पर एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करूंगा और आपको एनसीईआरटी पैटर्न पूरा पढ़ाऊंगा। तो बेझिझक होकर पढ़िएगा, निष्फिक्र होकर पढ़िएगा। तो आइएगा, आज हम आगे चलते हैं और जो आज टॉपिक लेंगे वो हमारा बाल विकास का जो टॉपिक है विद्यार्थियों, वो आज हम बुद्धि पढ़ेंगे। बुद्धि टॉपिक को क्लियर करवाऊंगा, जिसमें संकल्पना है, सिद्धांत है, उसका मापन है, बहुबुद्धि सिद्धांत इसके निहितार्थ हैं। आइएगा विद्यार्थियों, इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, कक्षा 12 मनोविज्ञान और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा पुस्तिका संचालित होती है। इस पुस्तिका के माध्यम से हम पढ़ेंगे इकाई 1 बुद्धि और अभिक्षमता। देखिएगा विद्यार्थियों, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप बुद्धि को समझ पाएंगे साहब, बुद्धि का मापन कैसे होता है वो भी सीख पाएंगे, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों को समझ पाएंगे जो आपके एग्जाम में दिए हुए हैं और जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार ये डील भी करता है चैप्टर, और सामयिक बुद्धि की उपयोगिता भी जान पाएंगे और अभिक्षमता क्या होती है। तो देखिएगा विद्यार्थी साथियों, परिचय। बुद्धि एक ऐसा शब्द है जिसे हम प्रतिदिन की भाषा में काफ़ी उपयोग में लाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है विद्यार्थियों, बुद्धि को हम रोजाना प्रतिदिन भाषा में काफ़ी उपयोग में लाते हैं, प्रयोग करते हैं। बुद्धि प्रयोग साधारणतः तेजी से सीखने, समझने, अच्छे से स्मरण करने, तार्किक चिंतन आदि गुणों के लिए किया जाता है। भाई बुद्धि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भाई बुद्धि दिखाई तो देती नहीं है, तो बुद्धि दिखाई नहीं देखने का तात्पर्य हो गया सीखना, समझना, अच्छे से स्मरण करना, तार्किक चिंतन इत्यादि। ये जो गुण हैं, बुद्धि एक गुण मान के चलो आप, एक गुण है। इन चीज़ों को जो इन चीज़ों का जो पता चलता है, सीखना क्या है, समझना क्या है, अच्छे से स्मरण क्या होता है, तार्किक चिंतन क्या होता है, ये सारी चीज़ें बुद्धि के अंतर्गत ही आती हैं। मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों ने एक विशेष अर्थ के रूप में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। व्यक्तियों को पारस्परिक भिन्नता जानने में बुद्धि एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को जान पाए कि काला कौन है, कार्ति कौन है, दोनों के अंतर्गत अगर हम पारस्परिक अगर अंतर जानेंगे तो वो बुद्धि है जो एक अंतर करवाएगी अपने को, है ना। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता जानने पर यह ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति पर्यावरण के अनुरूप अपने व्यवहार को किस प्रकार अनुकूलित कर स्वयं को उस वातावरण में समायोजित कर सकता है। बुद्धि एक ऐसी स्थिति है विद्वान साथियों जो हमें नवीनतम परिस्थितियों में रहने का मौका देती है। निश्चित तौर पर विद्वान साथियों कि जो नवीनतम वातावरण है उसमें जो व्यवहार चल रहा है, जैसे जैसे देखो पहले पुराने ज़माने में उनकी सोच अलग हुआ करती थी, अब सोच बदल रही है, अलग सोच होती है। ये बुद्धि का ही तो काम है, सोचना, तार्किक चिंतन, ये सारी बुद्धि है। तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो भिन्नता होती है उसी से बुद्धि से ही पता चलता है कि क्या भिन्नता है, क्या अंतर। आगे चलते हैं। बुद्धि शब्द की परिभाषाएं क्या क्या आई हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों। बुद्धि शब्द को कई मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम बोरिंग एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बोरिंग, जिन्होंने 1923 में अपनी औपचारिक परिभाषा में ये कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। अर्थात बुद्धि परीक्षण जो मापता है, यानी बुद्धि से जो परीक्षण हुआ, आपका जो मापन हुआ, वही क्या है विद्वान साथियों? बुद्धि है। परंतु ये परिभाषा बुद्धि के स्वरूप के निश्चित अर्थ की ओर संकेत नहीं करती है। माना जाता है कि ये परिभाषा बुद्धि को नहीं समझा पाती है। कहने का तात्पर्य यही है कि बुद्धि से परीक्षण हुआ तो वो बुद्धि ही है क्या, परीक्षण कैसे हुआ? तो निश्चित तौर पर यहाँ पर यह परिभाषा संकेत नहीं करती है निश्चित अर्थ को। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। सर्वप्रथम बोरिंग ने 1923 में अपनी औपचारिक एक परिभाषा दी थी, जिस परिभाषा क्या थी? बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। ये किसने कहा था? बोरिंग ने कहा था 1923 में। याद रखना विद्वान साथियों, बात अच्छी है, प्रश्न बन सकता है। बुद्धि को मापने हेतु कई परीक्षण किए गए हैं। बोरिंग के पश्चात भी कई मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने अलग अलग ढंग से क्या किया? परीक्षण किया। सभी परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब बहुत सारी परिभाषाएं आई होंगी, मैं आगे परिभाषाएं भी बताऊंगा आप लोगों को। बहुत सारी परिभाषाएं मैंने जुटा रखी हैं आप लोगों के लिए। प्रथम श्रेणी में हम देखते हैं कि वे परिभाषाएं होंगी जिनमें बुद्धि को वातावरण के साथ समायोजन,
करने की क्षमता है। जो व्यक्ति जितनी जल्दी वातावरण के समायोजन कर पाता है उसकी बुद्धि उतनी ही तीव्र होती है। अर्थात अगर हम बहुत सारी परिभाषाओं को रखें तो प्रथम श्रेणी में हम रख सकते हैं कि जो परिभाषाएं हैं वो बुद्धि को वातावरण के अनुकूल करती हैं। अर्थात वातावरण में रहने वाली स्थिति जो है वो बुद्धि है। तो वातावरण में समायोजन की जो स्थिति बनती है, यानी वातावरण की जो भी बात आएगी, समायोजन की जो बात आएगी, वातावरण में रहने की जो बात आएगी, वो बुद्धि को अंकित करती है। प्रथम श्रेणी में हम ये रख सकते हैं। द्वितीय श्रेणी क्या कहती है? वह परिभाषाएं रखी जाएंगी जिनमें बुद्धि को सीखने की क्षमता माना गया हो। अब द्वितीय श्रेणी में अगर वो परिभाषाएं होंगी जिसमें बुद्धि को सीखने की क्षमता माना गया है तो हम मान सकते हैं कई परिभाषाएं वातावरण पर डिपेंड होंगी, कई परिभाषाएं सीखने पर डिपेंड होंगी, और तीसरी परिभाषाओं के अंतर्गत हम देखें तो अमूर्त चिंतन करने की क्षमता माना गया है। और तीसरी श्रेणी में क्या है? अमूर्त चिंतन, अर्थात बुद्धि को हम नहीं देख सकते। तो आप मान के चलिएगा बहुत सारी परिभाषाएं आपके समक्ष देखने को मिलेंगी जो आपको क्या क्या बताएंगी, जो वातावरण में समायोजन के बारे में बताएंगी, बुद्धि को सीखने की क्षमता बताएंगी, अमूर्त चिंतन की जो हम देख नहीं सकते। अमूर्त का मतलब यही होता है जिसको अवास्तविक हो, अदृश्य हो, जिसको हम देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट अर्थात भाव हो निश्चित तौर पर। तो ये स्थितियाँ जो आएंगी वो हमें बहुत सारी परिभाषाओं में देखने को मिलेंगी। तो हम समझ सकते हैं इतनी तीन बातों से ही हमें अंदाजा लग गया होगा बुद्धि एक प्रकार अमूर्त है, बुद्धि अमूर्त है, बुद्धि वातावरण पे समायोजित होती है, बुद्धि को सीखने की क्षमता भी माना गया है। तो हम बुद्धि को ये बातें ध्यान रख सकते हैं कि ये बुद्धि है ना। एक पहलू या पक्ष को महत्व दिया गया है तो इनमें सभी में लगभग एक ही पहलू, एक ही पक्ष को महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तव में बुद्धि में सिर्फ एक तरह की क्षमता न होकर अनेक प्रकार की क्षमताएं पाई जाती हैं जो एक साथ मिलकर बुद्धि को परिभाषित करती हैं। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बुद्धि को परिभाषित किया है। तो मेरा मानना है कि इन्होंने ये जो बात कही है ये कही कि जो बोरिंग के बाद बहुत सारी परिभाषाएं आई होंगी और उन परिभाषाओं में किसी एक चीज़ को ही महत्व दिया गया है, और उस एक चीज़ का महत्व कहने का मतलब बुद्धि को देखा नहीं जा सकता। या तो वातावरण को माना है उन्होंने, या बुद्धि को माना है बहुत सारों ने, या अमूर्त चिंतन को, एक ही चीज़ पर उन्होंने फोकस किया है। अर्थात एक एक व्यक्ति ने एक ही चीज़ पर फोकस किया है, बहुत सारी चीज़ों पर फोकस नहीं किया है। तो अब कह रहे हैं कि आगे जो परिभाषित चीज़ें आएंगी वो बहुत सारी चीज़ों को अंकित करेंगी, बहुत सारी जगह जोड़ेंगी उस बुद्धि को, है ना। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि बुद्धि एकार्थी नहीं है, एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, बुद्धि बहुत सारी चीज़ों का समूह है। ये बात हम मानकर चलते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम है वेक्सलर। ध्यान रखना, सबसे पहले व्यक्ति आया है जिसका नाम है वेक्सलर, किताब के अनुसार दे रखी है परिभाषा। वेक्सलर 1923 में अपने बोरिंग साहब आए थे। उसके बाद में हमें पहली डेट के साथ एक व्यक्ति मिल रहा है जिसका नाम है वेक्सलर। वेक्सलर के अनुसार बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। देखो, इसने अलग अलग कर दिया बुद्धि को। बुद्धि एक समुच्चय संगठन है और एक सार्वजनिक क्षमता है। एक सभी जनों को मिलाकर, सभी चीज़ों को मिलाकर एक समुच्चय भी बता रहा है और सार्वजनिक क्षमता बता रहा है। सभी को मिलाकर एक क्षमता बता रहा है। तो जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, जिसके सहारे व्यक्ति क्या करता है? उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है, वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। तो हम मान सकते हैं, तो जो अभी वेक्सलर ने कहा है, बुद्धि जो है समुच्चय और सार्वजनिक प्रक्रिया है, और इससे व्यक्ति क्या करता है? उद्देश्य करता है, व्यक्ति उद्देश्य क्रिया करता है, जिससे विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ अपना समायोजन करता है। वातावरण में रहता है, सब जैसा वातावरण उसमें रहने की चेष्टा करता है। तो हम मान सकते हैं कि वेक्सलर ने अपनी बात यही कही है 1939 में कि बुद्धि एक जुड़ाव है, कई चीज़ों का जुड़ाव है, और वो चीज़ें हैं उससे उद्देश्य जो होता है, वो उद्देश्य व्यक्ति का यह होता है कि व्यक्ति विवेकशील चिंतन कर सकता है, सभी करते हैं सब, और वातावरण में रहने का प्रयास करता है। तो ये वेक्सलर ने कहा है 1939 में। उसके बाद में अगली जो परिभाषा देखने को मिलती है हमें विद्यार्थियों, वो परिभाषा देखने को मिलती है रॉबिन्स तथा रॉबिन्स। ध्यान रखना, रॉबिन्स या रॉबिन्स, एक ही बात है, रॉबिन्स या रॉबिन्स। 1965 में रॉबिन्स ने 1965 के अनुसार 1965 में एक बात कही कि बुद्धि
बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वृक्ष से होता है। संज्ञान का मतलब ज्ञान है विद्यार्थियों। बुद्धि से तात्पर्य है कि जो अपना ज्ञान का व्यवहार है वो संपूर्ण वृक्ष से होता है। भाई हम सभी जगह से ज्ञान इकट्ठा करते हैं जो व्यक्ति में सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता पैदा करता है। निश्चित तौर पर भाई ज्ञान होगा तो निश्चित तौर पर समस्या समाधान करोगे, नई परिस्थितियों के समायोजन करने की क्षमता आती है। भाई अगर आपके पास ज्ञान है, रॉबिन्स ने ज्ञान को महत्वपूर्ण माना है। रॉबिन्स ने कहा है ज्ञान ही संपूर्ण जो ज्ञान है वो बुद्धि है साहब। बुद्धि का तात्पर्य संपूर्ण ज्ञान। रॉबिन्स, ध्यान रखना, रॉबिन्स ने अपना रोब दिखाया है और रोब दिखाता है वो व्यक्ति पूरी चीज़ें देख कर रखता है। तो हम मान के चल सकते हैं रॉबिन्स ने अपना रोब दिखाया। रोब का तात्पर्य हम ये मान के चलें बुद्धि जो है वो रोब दिखा रही है। रोब का मतलब संपूर्ण चीज़ें दिखा रही है, किसके साथ? ज्ञान के साथ। तो जो ज्ञान है वो पूरा संपूर्ण ज्ञान ही क्या है? बुद्धि है। जो व्यक्ति से क्या करवाता है? सूझ द्वारा समस्या समाधान करवाता है, नई परिस्थिति में समायोजन, नई परिस्थिति में रहने की क्षमता प्रदान करता है तथा अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता भी दिखलाता है। ये बात ध्यान रखना, यानी अमूर्त रूप से सोचने की। अमूर्त का मतलब कोई चीज़ सामने है ही नहीं तो भी वो सोच सकता है कि वास्तव में ये कर सकते हैं। हमारे सामने कोई चीज़ दिख ही नहीं रही है, हमें क्या करना चाहिए, पर अगर हम सोचेंगे तो निश्चित तौर पर समस्या का समाधान होगा विद्यार्थियों। अनुभवों से लाभ उठाने की, जो आपने अनुभव किए हैं उनसे भी वो बुद्धि है। आपने जो अनुभव किए हैं वो आपकी बुद्धि है। कोई आदमी जा रहा है, आगे खड्डा मिला, वो गिर गया, पर दूसरे दिन आएगा उसको एक अनुभव हो गया कि यहाँ आगे खड्डा है भैया, तो हम नहीं गिरेंगे। तो निश्चित तौर पर अनुभव से लाभ उठाने की प्रक्रिया बताई है रॉबिन्स ने। तो ये चीज़ें ज्ञान पर डिपेंड करती हैं। अगर ज्ञान होगा तभी, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है वो तो दूसरी बार भी जाएगा, तीसरी बार भी जाएगा, परंतु अगर ज्ञान प्राप्त हो गया तो निश्चित तौर पर वो अनुभव से या नई परिस्थितियों में रहना या निश्चित तौर पर समस्या का समाधान करेगा। तो रॉबिन्स की बात याद रखना, 1965 में रॉबिन्स ने यही बात कही है कि रोब दिखाया है पूरे ज्ञान के प्रभाव से। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। आगे मैं चलूं तो आगे आपको देखने को मिलता है विद्यार्थियों कि जो निषेर तथा उसके सहयोगी, एक व्यक्ति आया है निषेर तथा उसके सहयोगी। अब निषेर क्या कहता है साहब? निषेर की बात समझते हैं। उसने 1996 में क्या कहा? निषेर ने कहा बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया कि यह व्यक्ति जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभवों से सीखने, विभिन्न तरह के तर्कणा में सम्मिलित और चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता है। अब निषेर ने भी अपनी बात कही। देखो लगभग बातें मिलती जुलती हैं, पर आप देखोगे तो इसमें महत्वपूर्ण बात इसने कही है। उसने जो रॉबिन्स ने बात कही थी, ज्ञान की बात कही थी, और ये जो बात कह रहा है जटिल विचारों को समझने की प्रक्रिया बताई है बुद्धि को। इसने बुद्धि को कहा है कि जटिल विचारों को अगर समझ लेते हैं तो वो निश्चित तौर पर बुद्धि है। पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करना एक ही बात थी। उसने भी वातावरण के साथ कहा था ना, नई परिस्थितियों में जुड़ने की बात कही थी, अनुभव से सीखने की बात उसने भी कही थी, विभिन्न तरह के तर्कणा में सम्मिलित होने, अर्थात बहुत सारे तर्क हैं उसमें अगर वो सम्मिलित हैं तो तर्क करेंगे तो बुद्धि होगी, तभी तो तर्क करेगा, और चिंतन वही करेगा जिसमें बुद्धि होगी। तो चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर, अगर चिंतन करोगे तो बाधाएं तो दूर होंगी। तो निषेर ने यही बात कही है, जटिल समस्याओं या जटिल विचारों को समझना, जटिल समस्याओं को समझना, तर्क की बात करना, चिंतन की बात करना, चिंतन से समस्या समाधान करना, ये चीज़ें इसने निषेर ने बताई हैं। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। उपयुक्त परिभाषाओं से सामान्य विशेषता पाई गई है। इन सभी परिभाषाओं में बुद्धि को कई तरह के क्षमताओं के योग के रूप में परिभाषित किए हैं। बहुत सारी क्षमताएं बताई है, बुद्धि ये क्षमता है, बुद्धि वो क्षमता है, बुद्धि फलाम है, फिर बुद्धि ढिमकाम है, तो ये चीज़ें बताई हैं और इन्हीं कारणों की वजह से परिभाषाएं प्रचलित हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि की प्रकृति निम्नलिखित है। अब हम मान के चलें बुद्धि की प्रकृति निम्नलिखित कैसे हुई, हम देखते हैं। देखो बुद्धि किस प्रकार बन गई। बुद्धि कई क्षमताओं का योग होता है, अभी अभी हमने सीखा है। इसमें कई प्रकार की क्षमताएं होती हैं। हाँ, निश्चित तौर पर बहुत सारों ने क्षमताएं बताई हैं। नेशर ने अलग क्षमताएं बताई हैं, तो रॉबिन्स ने अलग क्षमताएं बताई हैं, और हमने पहले बोरिंग ने भी बात कही 1923 में, उस बात को भी ध्यान में रखना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। अभी अभी हमने पढ़ा, इसमें आगे क्या कहता है, जो ये ऊपर वाली परिभाषाएं आई, इसमें समस्या के समाधान हेतु, तो देखिएगा विद्यार्थियों, समस्या समाधान किसने बताया था? रॉबिन्स ने बताया था, रोब बताया था। तो हम देख सकते हैं समस्या समाधान
व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न होने वाली सूझ का सहारा लेता है, निश्चित तौर पर सूझ का सहारा लेता है। सूझ की बात भी किसने बताई थी विद्यार्थियों? जो सूझ की बात बताई थी वो भी रॉबिन्स ने बताई थी, सूझ द्वारा समस्या समाधान। तो ध्यान रखना, समस्या समाधान, सूझ के द्वारा समस्या समाधान की बात भी बताई है ना। इसके साथ वह बुद्धि की मदद से गत अनुभूतियों का लाभ ले पाता है। निश्चित तौर पर जो पहले जो उसने कार्य किया उससे वो निश्चित तौर पर आगे वाले कार्यों में लाभ तो लेगा ही। ये भी बात दोनों ने बताई थी, रॉबिन्स ने भी बताई थी और निशेर ने भी बताई थी। बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। अधिक उद्देश्यपूर्ण होने पर ही उसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है। भाई जो उद्देश्यपूर्ण कार्य करेगा और ज़्यादा उद्देश्य होंगे तो निश्चित तौर पर बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अतः बुद्धि के फलस्वरूप ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, बुद्धि होगी तो ही उद्देश्यपूर्ण कार्य करेगा, उद्देश्य होगा उसी पर कार्य करेगा, अन्यथा उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं कर पाएगा, बुद्धि नहीं है तो। बुद्धि की मदद से व्यक्ति वातावरण में अच्छे ढंग से समायोजन करता है, अनुकूल करता है, सीखता है, रहता है और वो बहुत ही अच्छा कार्य करता है, अर्थात उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है बुद्धि के कारण। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, आपकी बुद्धि कैसी आप देखिएगा, आप अपने वातावरण में कैसे रहते हैं ये जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं। बुद्धि की मदद से व्यक्ति विवेकशील चिंतन, अमूर्त चिंतन करने में समर्थ होता है। ध्यान रखना विद्यार्थी बुद्धि से अमूर्त चिंतन करने में समर्थ होता है। अमूर्त चिंतन की बात किसने कही थी? अभी अभी हमने पढ़ा था। अमूर्त चिंतन की बात निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके रॉबिन्स ने 1965 में कही थी, ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं। जटिल कार्यों, तो निश्चित तौर पर निशेर ने ये बात कही थी, जटिल कार्यों की सूझबूझ के साथ ये भी निशेर ने कही थी, पूर्ण करते हैं, है ना। उपयुक्त सभी बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि बुद्धि के स्वरूप को समझने हेतु एक से अधिक कारकों एवं क्षमताओं की आवश्यकता होती है। तो देखो पहले तो एक ही चीज पर चल रहे थे वो लोग, है ना, और अब जो आ रहे हैं बहुत सारे कारक आ रहे हैं बुद्धि के समझने में। तो हम ये समझ सकते हैं बुद्धि के बहुत सारे स्वरूप को समझने के लिए बहुत सारे कारक क्षमताओं की आवश्यकता होती है निश्चित तौर पर। इस संदर्भ में अब बात आई है थर्स्टन 1938 में। थर्स्टन ने 1938 में बुद्धि की कुल 7 क्षमताएं बताई हैं। ध्यान रखना विद्वान साथियों, बुद्धि की कुल 7 क्षमताएं बताई हैं किसने? थर्स्टन ने। गिलफोर्ड ने 1967 में कुल 150 क्षमताएं बताई हैं, 150। ध्यान रखना विद्वान साथियों, थर्स्टन ने बुद्धि की 7 क्षमताएं, 7 कारक, 7 क्षमताएं बताई हैं थर्स्टन ने। हम आगे पढ़ेंगे 1938 में थर्स्टन के और गिलफोर्ड, ये जो दोनों व्यक्ति विशेष आए हैं, इनके सिद्धांत भी आएंगे। आपको देखना होगा तो बहुबुद्धि सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर दिया भी आपके सिलेबस में। तो इतनी सी बात अभी तक याद रखें, थर्स्टन ने कितनी बताई हैं? 7 क्षमताएं बताई। यानी बुद्धि बहुत सारी चीज़ों को डिपेंड करती है, बहुत सारी क्षमताओं का योग बुद्धि है। तो अब थर्स्टन ने उसी में 1938 में 7 क्षमताएं बताई हैं और उसी तरीके से आपके गिलफोर्ड ने 1967 में 150 क्षमताएं बताई हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखें तो विद्यार्थियों हमारे सामने, मेरे सामने बहुत सारी परिभाषाएं और निकल के आती हैं। उन परिभाषाओं को भी मैं याद करवा देता हूं जो मैंने लिख रखी हैं आपके सामने। बुद्धि के लिए वुडवर्थ ने भी एक परिभाषा दी है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ध्यान रखना, वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो आप याद कैसे करोगे? वुडवर्थ, ध्यान रखिएगा, वुडवर्क याद रख लेना। वुडवर्क, वर्क का तात्पर्य क्या होता है? कार्य से होता है। तो याद रख लेना बुद्धि कार्य करने की एक क्षमता है, आराम से याद हो जाएगी। वुडवर्क, क्या याद रखोगे बोलो विद्यार्थियों? वुडवर्क, वर्क यानी क्या होता है? कार्य। तो कार्य करने की क्षमता या विधि जो है वो क्या है? बुद्धि है, याद रख लोगे। आगे चलते हैं। अगली परिभाषा आती है टर्मन की। टर्मन ने क्या कहा है? टर्मन ने अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता बताया है। अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता, ये बातें हमने देखी हैं, परंतु टर्मन सीधी सीधी परिभाषा बोल रहा है, अमूर्त विचारों को सोचने की जो क्षमता है, योग्यता है, वो क्या है? बुद्धि है। तो यहाँ से कैसे याद करोगे? टर्मन में से मन निकाल लो। मन क्या होता है? अमूर्त होता है या नहीं होता? मन देख सकते हो क्या विद्यार्थियों? नहीं देख सकते। तो याद रख लेना, मन अमूर्त सोचने की एक जो क्षमता है, मन से तात्पर्य मन दिखाई नहीं देता और उसको सोचने लग जाए, वही क्या है? बुद्धि है। ध्यान रख लेना। तो टर्मन से भी आप अमूर्त विचारों को सोचने की क्षमता याद रख सकते हो। तो देखो 2 परिभाषाएं तुरंत याद हो चुकी है विद्यार्थियों। पहली परिभाषा वुडवर्क से वर्क कार्य करने की क्षमता, टर्मन से अमूर्त विचारों को सोचने की क्षमता, मन से याद हो गई। अगली आ रही है वुडरो। अगली कौन सी आ रही है विद्यार्थियों? वुडरो। वुडरो क्या कहता है? बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि जो है ज्ञान का
अर्जन करने की क्षमता है। वुडरो क्या याद करोगे? ज्ञान से डरो मत, अर्जन करो। याद हो गई ना परिभाषा, ज्ञान से डरो मत, अर्जन करो। वुडरो क्या कहता है भैया? ज्ञान से डरो मत, अर्जन करो। अर्थात डरो से याद कर लोगे वुडरो, डरो से क्या याद कर लोगे? वुडरो। और ज्ञान से अर्जन करना, ज्ञान से अर्जन करना ही क्षमता जो है, ज्ञान से अर्जन करने की जो क्षमता है वही क्या है? बुद्धि है। बहुत सिंपल सिंपल सी परिभाषाएं मैं आपको याद करवा दूंगा। जितनी भी परिभाषाएं हमने देखनी है वो आपको याद हो जाएंगी तुरंत की तुरंत। देखो तीनों याद हो गई। वुडवर्क की बताओ क्या होगी? वर्क, कार्य करने की क्षमता। टर्मन, मन का तात्पर्य हो गया अमूर्त से अमूर्त विचारों को सोचने की क्षमता। और उसके बाद में अपने सामने वुडरो आया है। वुडरो क्या कहता है? डरो मत, ज्ञान से अर्जन करो साहब, है ना। अगली बात क्या आई है? डियरबोर्न। डियरबोर्न क्या कहता है? सीखने, अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता। देखो डियरबोर्न क्या कहता है? सीखने व अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। तो देखो बॉन्ड से याद कर लोगे। बॉन्ड क्या होता है? जन्म। और जन्म से अब तक आपको क्या हुए? अभी तक अनुभव तो हुए साहब। बॉन्ड अर्थात जन्म, जन्म से और अब तक आपने क्या लिए हैं? अनुभव लिए हैं। और इन अनुभवों से ही आपको क्या उठाना है विद्यार्थियों? रीट में लाभ उठाना है। तो लाभ उठाने की क्षमता और सीखने की क्षमता किसने बताई है? आज तक आप सीखते ही आ रहे हैं। आप जन्म से लेकर आज तक आपने क्या किया है? सीखा है, अनुभव ग्रहण किया है। और इन सीखने और अनुभव से ही तो आपको क्या उठाना है? निश्चित तौर पर लाभ उठाना है। तो डियरबोर्न याद हुआ ना विद्यार्थियों। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, बीने। बीने ने भी बुद्धि की परिभाषा दी है और बीने ने 4 चीज़ें बताई है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा बन के आएगी बीने की, याद रखना विद्यार्थियों। बीने ने 4 चीज़ें बताई हैं। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ज्ञान होगा तो बुद्धि है साहब। आविष्कार करोगे, बुद्धि होगी तभी तो आविष्कार करोगे। निर्देश, निर्देश तभी कर पाओगे, तभी चीज़ को संकेतित कर पाओगे जब आपके पास बुद्धि होगी। और किसी चीज़ की आलोचना तभी कर पाओगे विद्यार्थियों जब आपके सामने क्या होगी? बुद्धि होगी। तो बुद्धि के बिना ज्ञान नहीं, बुद्धि के बिना आविष्कार नहीं, बुद्धि के बिना निर्देश नहीं और बुद्धि के बिना आलोचना नहीं। और ये चारों चीज़ें किसके द्वारा हो सकती है? बुद्धि के अनुसार ही हो सकती है। तो बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है बीने ने। तो आप कैसे याद करोगे? तो बीने से आप ज्ञान याद करोगे। क्या याद करोगे? ज्ञान याद करोगे विद्यार्थियों। बीने ने क्या दिया? ज्ञान। और ज्ञान में क्या क्या छुपा है? ज्ञान में ज्ञान तो पहला आ गया, है ना। ज्ञान में आ छुपा हुआ है। आ से आविष्कार और आ से आलोचना और न से क्या हो जाएगा? निर्देश। याद हुई ना। ज्ञान से ज्ञान एक हो गया, आ से आलोचना आविष्कार हो गया और न से निर्देश हो गया। तो बीने की बात याद हुई ना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो एक बार विद्यार्थियों आप जल्दी से बता दीजिएगा मुझे क्या क्या परिभाषाएं आपने याद की हैं। आप देखिएगा सबसे पहले वुडवर्क की याद कर लिया आपने, याद हो गई ना वुडवर्क। टर्मन, मन से भी याद हो गई होगी आप लोगों को। वुडरो, वुडरो से भी याद हो गई होगी आप लोगों को। और क्या क्या परिभाषाएं थी? वुडरो और डियरबोर्न, बॉन्ड से भी याद हो गई और बीने से भी याद हो गई ज्ञान, है ना। तो आगे चलते हैं। बॉन्ड वाली क्या बात थी? बॉन्ड यानी जन्म, जन्म से अब तक आपने अनुभव, सीखना। निश्चित तौर पर आपको याद हो रही है, मुझे विश्वास है आप लोगों पर और मेरा विश्वास आप कायम रखोगे। मैं आप लोगों के लिए इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ विद्यार्थियों कि आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन ले पाएँ। और इसीलिए आपको इस चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने विद्यार्थियों, अपने मित्रों को भेजना पड़ेगा, वो भी पढ़ पाएँ और मेरी मेहनत ऐसे न जाए। तो ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा। थॉर्नडाइक, मैं रोज एसएसटी पर और साइको पर वीडियो डालूंगा निश्चित तौर पर। थॉर्नडाइक क्या कहता है? थॉर्नडाइक ने क्या परिभाषा दी है? थॉर्नडाइक ने परिभाषा दी है सत्य, तथ्य, जो सत्य है या जो तथ्य हैं के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। सत्य को जानना, तथ्य को जानना थॉर्नडाइक कहता है साहब। थॉर्नडाइक क्या कहता है? सत्य और तथ्य को जानने की जो प्रक्रिया है, जो उत्तम प्रक्रिया है, उसकी जो शक्ति है, उत्तम प्रक्रिया अर्थात जो उसके प्रति आपने कार्य किया और वो जो शक्ति आई वही क्या है? आपकी बुद्धि है। सत्य ऐसे ही नहीं जाना जा सकता विद्यार्थियों, बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। कोई आपके सामने झूठ बोल रहा है, उसके सत्य को जानना है तो बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी। कोई तथ्य तक पहुंचना है, कोई क्रिमिनल है और उसको पकड़ना है, उसके तथ्य तक जाना है तो बुद्धि तो लगानी ही पड़ेगी। तो थॉर्नडाइक यही बात कह रहा है। थाने वाला आदमी है साहब, सत्य उगलवाएगा। थाने वाला आदमी है, सत्य उगाएगा, तथ्य तक पहुंचेगा। थाने वाला आदमी है थॉर्नडाइक, ध्यान रख लेना। थाने वाला आदमी है कौन है? थॉर्नडाइक, जो कहाँ तक पहुंचेगा? उसके सत्य तक और उसके तथ्य तक पहुंच कर रहेगा विद्वान साथियों। तो ध्यान रख लेना। सत्य तथ्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए लक्षण, यानी जो जो सत्य और तथ्य के लिए जो प्रयास किया है, अर्थात निश्चित तौर पर बुद्धि से ही तो प्रयास किया होगा, तो वो प्रयास ही जो बुद्धि है निश्चित तौर पर। तो थाने से थॉर्नडाइक और थाने वाला क्या करता है? सत्य और तथ्य तक जाने की चेष्टा करता है। आगे आइएगा। पिंटर महोदय आए हैं।
पिंटर महोदय आए हैं और पिंटर देखिएगा क्या कहता है, नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य। नवीन परिस्थितियाँ, ये बहुत सारी बातें अपन ने पहले भी देखी हैं, बट ये पिंटर ने अच्छी सी बात कह दी अपनी कि नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य। अब भैया घर में प्रिंटर लेके आओगे, क्या लेके आओगे, प्रिंटर, तो सामंजस्य तो बनाना ही पड़ेगा नवीन परिस्थितियों में, नवीन परिस्थितियों के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नवीन युग है, पहले प्रिंटर नहीं होता था, प्रिंटर है और नवीन परिस्थितियों में आ चुके हो तो सामंजस्य तो बनाना ही पड़ेगा। तो प्रिंटर से याद कर लेना नवीन परिस्थितियाँ। ठीक है, आगे चलते हैं विद्यार्थियों। आगे क्या कहें, रॉय बॉर्न अब आया है, रॉय बॉर्न, एक था डियर बॉर्न, एक है रॉय बॉर्न। ध्यान रखना ये रॉय बर्न है, वो डियर बॉर्न था। ठीक है, अब रायबर्न अपनी राय देगा। क्या राय दे रहा है रायबर्न? अपनी राय दे रहा है समस्याओं का समाधान और उद्देश्य को प्राप्त क्षमता, है ना। तो जो समस्याओं का समाधान है या उद्देश्य को प्राप्त करने की जो क्षमता है वही क्या है, बुद्धि है। तो राय क्या है, राय दोगे तो समाधान तो होगा ही विद्यार्थियों, राय दोगे तो समाधान तो होगा ही। भाई समस्याएं चल रही है और आप वहां जाकर अपनी क्या दोगे, राय दोगे, तो क्या पता समाधान हो जाए। तो निश्चित तौर पर राय से क्या होता है, समाधान, और समाधान किसका होता है, समस्याओं का होता है, ध्यान रखिएगा। तो राय से समस्या समाधान और उद्देश्य, तभी तो उद्देश्य की क्या होगी, प्राप्ति होगी, तभी तो क्या होगी विद्यार्थियों, उद्देश्य की प्राप्ति होगी। तो मेरे विद्वान साथियों याद कर लेना, रायबॉर्न से, रायबॉर्न परिभाषा एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, समस्या समाधान और उद्देश्य की प्राप्त क्षमता बुद्धि किस व्यक्ति ने कहा है, तो रायबर्न ने कहा है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कालेशनिक, कालेशनिक क्या कहता है, देखिएगा कालेशनिक क्या बात कहता है। कालेशनिक कहता है बुद्धि क्षमता शक्ति योग्यता नहीं है। कालेशनिक ने अलग बात कही है कि बुद्धि न तो क्षमता है, न शक्ति है, न योग्यता है। तो बुद्धि है क्या, जो सभी परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती हैं, यह तो विभिन्न योग्यताओं का योग है। कॉलेजनिक ने बहुत ही अच्छी बात कही है। जब अभी तक अपन ने ये चीज़ें ही पढ़ी है, क्षमता शक्ति योग्यता यही पढ़ी है, तो कॉलेज सैनिक हमेशा अलग ही होते हैं विद्यार्थियों। सैनिक के मन में जो जज्जा है वो कहता है, सैनिक क्या कहता है, विभिन्न योग्यताएं। सैनिक में सब कुछ योग्यताएं होती है, वो कूद सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है, डंडा उठा सकता है, पढ़ सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है, बहुत सारी योग्यताएं होती है एक सैनिक में। तो निश्चित तौर पर उससे याद कर सकते हो, सभी परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करता है सैनिक। सैनिक को आप कहीं पर भी खड़ा कर दो विद्यार्थियों, सैनिक को आप कहीं पर भी खड़ा कर दो, तो सैनिक क्या करेगा विद्यार्थियों, निश्चित तौर पर सैनिक क्या करेगा विद्यार्थियों, सैनिक निश्चित तौर पर विद्यार्थियों वहां पर आपके सामने हर एक परिस्थिति में जमकर खड़ा रहेगा, है ना। यही तो विभिन्न योग्यताओं का योग है। तो कॉलेज सैनिक की बात याद होगी, सैनिक अनेक परिस्थितियों में खड़ा रहेगा और निश्चित तौर पर वह क्या करेगा विद्यार्थियों, ये कह रहा है विभिन्न योग्यताओं का योग माना जाएगा। आगे चलते हैं, बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या हैं, देखो बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या आई हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं, ये भी यहाँ पे आपके काम आएंगे विद्यार्थियों। मैंने जो जो बातें लिखी हैं ये हर एक बात आपके बहुत महत्वपूर्ण निकल के आएगी, और आप कोई भी पेपर दोगे तो आपका हर एक प्रश्न राइट जाएगा। मैंने ऐसा ही पॉइंट तथ्यों को लिया है। देखिएगा विद्यार्थियों, बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, ध्यान रखना, बुद्धि एक क्या है, सामान्य योग्यता है। बात याद रखिएगा, बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है। बुद्धि कैसी होती है, जन्मजात होती है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। देखो बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, कोई ऐसा भयंकर विशालकाय कुछ नहीं है। बुद्धि न तो दिखती है, एक सामान्य योग्यता है। बुद्धि क्या होती है, जन्मजात, जन्म से आप बुद्धि लेकर आते हैं, सभी व्यक्ति लेकर आते हैं। बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अर्थात बुद्धि को देखा नहीं जा सकता सा, बुद्धि अमूर्त है निश्चित तौर पर। आगे चलें, सीखने और सहायता प्रदान। बुद्धि क्या है, सीखने अधिगम में सहायता प्रदान करती है। अगर कोई चीज़ सीखोगे, बुद्धि लगाओगे तो सीखोगे। अपनी माँ थप्पड़ होके क्या करती है, अरे बुद्धि लगाई कमाए, अरे बुद्धि लगा जदी तो सीख सी। तो निश्चित तौर पर बुद्धि, वही बात मम्मी से आप सीख सकते हो, सीखने और सहायता प्रदान करने का तात्पर्य भी क्या है, बुद्धि है। आगे चलो, अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता। बहुत बार अभी इतनी चीज़ें पढ़ी हैं आपने, ये बात तो आपको पता ही होगी, बुद्धि की विशेषता है। निश्चित तौर पर एग्जामिनर पूछ सकता है निम्न में से बुद्धि की विशेषता नहीं है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जामिनर में, एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न पूछता है। एग्जामिनर क्या करता है, परिभाषाएं तो एक या दो देता है और ऐसे प्रश्न जरूर पूछता है, निम्न में से सत्य कथन है, निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है। तो ऐसे प्रश्न निश्चित तौर पर पूछेगा। कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल करना बुद्धि है। निश्चित तौर पर कोई कठिन परिस्थितियां हैं और कोई जटिल समस्याएं, जटिल याद करो, नेरिस ने बात कही थी, है ना, जो उसने बात कही थी, कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल करने का तात्पर्य क्या है, बुद्धि है।
आगे, भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर। भले बुरे में, सत्य असत्य में, नैतिक अनैतिक, निश्चित तौर पर काया कार्ती में अंतर कौन करेगी? बुद्धि तो करेगी विद्यार्थियों। तो भला कौन, बुरा कौन, सत्य कौन, असत्य कौन, नैतिक कौन, अनैतिक, ये चीज़ों की जानकारी आपको कौन देगी? आपकी बुद्धि देगी। आप कहीं पर भी जाएंगे, आप किसी के समक्ष जाएंगे तो उसका सत्य असत्य, उसका चरित्र क्या है, उसकी चीज़ें क्या हैं, वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, वो व्यक्ति कैसा है, ये चीज़ें आपको कौन बताएगा? आपका जो आपकी बुद्धि है वही बताएगी विद्यार्थियों। आपको ये बताएगा कि भवानी शंकर शर्मा कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा, इसको ये पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, ये आपकी बुद्धि तो बताएगी आप लोगों को। आइएगा आगे चलते हैं। नोट, एक बात ध्यान रखना, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य काल तक होता है। ध्यान रखना, ये परिभाषा बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ढूंढ कर लाया हूँ आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम में आने वाली परिभाषाएं हैं और मैंने बहुत सोच समझ के ये वीडियो बनाया है। आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से जब प्रश्न आएंगे आप लोगों को पता चलेगा कि मज़ा आ गया, सर ने वीडियो डाला था और यहाँ से हमें साइकोलॉजी के प्रश्न भी देखने को मिल गए। सर ने हमें हिंदी, संस्कृत, SST में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आप मुझे भूलोगे नहीं ज़िंदगी भर। तो बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। किसने कहा था? प्रिंटर ने कहा था। ये बात ज़रूर याद रखना कि विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य तक हो जाता है। जब प्रिंटर में कोई पेज डाल से तो पेज मध्य में जाकर ही बाद में 82, तो बुद्धि को विकास का अंक छपसी न प्रिंटर में, वे बीच में ही छपसी साथियों, कट छपसी बीच में ही। तो कहबा को मतलब है, अंदर जाओगा तो आप जन्म होयो है, बठों पाछा होगा तो किशोरावस्था मिलेगी। तो जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य का जो काल है वही बुद्धि का विकास माना जाता है, वही बुद्धि का विकास होता है। ये किसने कहा? प्रिंटर ने कहा। मेरी हर एक बात को याद रखना। आगे एक बात और है, एक कॉल ब्रुश नाम के 2 व्यक्ति हैं, ये क्या कहते हैं? बुद्धि के कारण लिंग में बालक बालिकाओं में बहुत कम अंतर होता है। ये कहता है कि इतना अंतर नहीं होता, कोई बालक है कोई बालिका है, इनकी बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता, सब बराबर होती है, लगभग बराबर होती है। कोई छोटा मोटा अंतर हो सकता है पर इतना बड़ा अंतर नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखना कि बालक बालिकाओं में अंतर नहीं है। ये कॉल ब्रुश ने कहा है, बुद्धि लगभग समान ही होती है, बहुत कम अंतर होता है। ये बात ध्यान रखना। किसने कहा है? कॉल ब्रुश ने कहा है। पूछ लिया कि कॉल और ब्रुश, तो यहाँ कॉल और ब्रुश को पूछ लिया, एक कॉल तो लुगाई, ब्रुश आदमी हो, तो पूछ लियो कि भैया कोई अंतर है कि? बोला कोई अंतर कौन है। ठीक है, आगे चलो। तो कॉल ब्रुश की भी बात याद हो गई होगी आप लोगों को। आगे चलते हैं। आगे देखो, अभी तक अपन ने परिभाषाएं सीखी, बहुत सारी परिभाषाओं को अपन ने देखा है विद्यार्थियों कि क्या परिभाषाएं हैं, क्या परिभाषाएं नहीं हैं। ये हमने पूरी की पूरी बुद्धि के अंतर्गत परिभाषाएं, उसका परिचय पढ़ा है। बोरिंग ने क्या कहा है, बुद्धि को बुद्धि क्या होती है, सीखने की एक क्षमता है, समायोजन है, वातावरण, मूर्त चिंतन, ये बातें आई हैं आप लोगों के सामने घूम घूम के। वेक्सलर ने 1939 में क्या कहा है, समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है, निश्चित और विवेकशील चिंतन करना, ये के वेक्सलर ने कहा है 1939 में। 65 में रॉबिन्स ने क्या कहा है, बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक ज्ञान से है, ये बातें कही है। अमूर्त के बारे में, नई परिस्थितियों में समायोजन के बारे में निश्चर ने भी कहा है, ये बातें आपको। थर्स्टन ने कितने दिए थे? 7 क्षमताएं बताई थी 1938 में, और गिलफोर्ड ने 67 में कितनी बता दी थी? 150 क्षमताएं बताई थी। ध्यान रखिएगा, है ना। आगे मैंने परिभाषा वुडवर्थ की बताई, तो वुडवर्थ याद रख लेना, टर्मन से मन याद रख लेना, वुडरो से डरो याद रख लेना, डियरबोन से जन्म से लेकर अब तक आपने क्या किया है, क्या अनुभव है, क्या सीखा है। बीने से आप ज्ञान याद रख लेना, ज्ञान में सब कुछ है, ध्यान रख लेना। थानडाइक से ध्यान रख लेना, थाना अधिकारी सत्य तथ्य की जाँच करता है। और आगे याद रख लेना प्रिंटर से नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य की क्षमता बनती है। राय दोगे तो समस्या समाधान होगा ही निश्चित तौर पर। और कॉल सैनिक ने, सैनिक हमेशा हर एक परिस्थिति में समान रूप से खड़ा रहता है और विभिन्न योग्यताओं का योग है, ध्यान रखिएगा। आगे बुद्धि की विशेषता आपको मैंने बता दी है, सारी चीज़ें आपको बुद्धि की विशेषता, भले बुरे असत्य, नैतिक चीज़ें, सब कुछ पता चल गया होगा। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य होता है, तो ये प्रिंटर ने कहा था। और बालक बालिकाओं में बुद्धि का कोई अंतर नहीं है, बहुत कम सा अंतर है, ये कॉल और ब्रुश ने कहा है। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है विद्वान साथियों, हम आगे देखें तो भारतीय परंपरा में बुद्धि को समाकलित बुद्धि भी कहा जाता है।
ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय परंपरा में बुद्धि को किस नाम से जाना गया है, तो समाकलित बुद्धि के नाम से जाना जाता है। समाज तथा वैश्विक पर्यावरण के समायोजन के परिप्रेक्ष्य में योग्यताओं को विकसित करने की संप्रति को रेखांकित किया गया है। बुद्धि की संज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं के समाकलन पर अधिक बल दिया गया है। भारतीय परंपरा में निम्नलिखित क्षमताएं बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार की जाती हैं। तो आइएगा हम आगे देखते हैं क्या कहता है संज्ञानात्मक क्षमता। देखो यहाँ पर अगर हम देखें संज्ञानात्मक क्षमता, सोच समझ, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, प्रभावी संप्रेषण, ये सारे भारतीय जो क्षमताएं हैं, भारतीय की जो क्षमताएं, ये बुद्धि है। संज्ञानात्मक क्षमता भी बुद्धि है, सामाजिक क्षमता भी बुद्धि बताई गई है। ये कहाँ बताई गई है? भारतीय स्थिति में बताई गई है। अगर मैं आगे चलूँ तो आगे क्या बताया है, आगे चलते हैं, ये क्षमताएं बताई गई है, ध्यान रखिएगा। ये संज्ञानात्मक क्षमता, समायोजन की क्षमता बताई गई है। आगे चलते हैं, देखिएगा मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर अपना पॉइंट आता है बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकारों को समझते हैं विद्वान साथियों। हम यहाँ पर बुद्धि के प्रकार समझते हैं। बुद्धि के प्रकार कितने हैं? तो बुद्धि के प्रकारों को दो व्यक्तियों ने बांटा है, एक तो थांडाइक ने बताया है, एक गेरिट ने बताया है। ध्यान रखना, एक गेरिट महोदय अभी अभी पढ़ाऊंगा और एक अपने थांडाइक महोदय हैं, जो थांडाइक ने अभी अभी सत्य और तथ्य की बात कही थी, है ना। तो गेरिट ने भी बुद्धि के प्रकारों का वर्गीकरण किया है, ये बात ध्यान रखना, और थांडाइक ने भी वर्गीकरण किया है। तो इनके बारे में भी हम अभी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा विद्यार्थियों, थांडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, क्या बुद्धि की बात बताई है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो थांडाइक ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं वो क्या बताया है बुद्धि के बारे में, तो आओ देखते हैं। थांडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। थांडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। प्रधान मानसिक क्षमता को, ध्यान रखना, प्रधान मानसिक क्षमता कह सकते हैं बुद्धि को, ध्यान रखना, प्रधान मानसिक क्षमता भी बुद्धि को कहा जाता है। प्रधान मानसिक क्षमता के प्रकार ध्यान रखिएगा। बुद्धि का दूसरा नाम प्रधान मानसिक क्षमता भी है, ये बात अभी अभी आपने सीखी थी। आगे आइएगा, थांडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें से सबसे पहली है सामाजिक बुद्धि, दूसरी है अमूर्त बुद्धि और तीसरी है मूर्त बुद्धि। तो मेरा कोई भी विद्वान साथी ऐसा नहीं है जो अमूर्त को नहीं जानता हो। अब मूर्त और सामाजिक की बातें आपके समक्ष आई हैं। तो थांडाइक ने इन 3 चीज़ों को अंकित किया। देखो अभी तक हम चल रहे थे तो मूर्त स्थिति में ही चल रहे थे, अब समाज से भी जोड़ा है बातों को और मूर्त कंडीशन से भी जोड़ा है। तो किसने जोड़ा है बुद्धि को समाज से? थांडाइक ने जोड़ने का काम किया है। तो देखते हैं, आइएगा थांडाइक क्या कहता है, थांडाइक की बात को समझते हैं। थांडाइक ने सामाजिक बुद्धि के बारे में क्या कहता है? थांडाइक ने क्या कहा है, वे सामान्य मानसिक क्षमता जिसका एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को समझता है। भाई समाज में रहे शो तो अन्य व्यक्तियां समझ तो शो ही, और उनके साथ कुशल व्यवहार करता है। भैया कोई भी व्यक्ति होगा अगर समाज में रहना है तो उसको निश्चित तौर पर कुशल व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। और सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति को सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तियों के क्या होंगे, सामाजिक संबंध अच्छे होंगे और जिनसे समाज में प्रतिष्ठा होती है, और उन्हीं से उनकी क्या होती है, प्रतिष्ठा होती है। मान के चलो विद्यार्थियों, ये जो सामाजिक वाले व्यक्ति होंगे वो कैसे होंगे, कौन होंगे? आप सोच के देखिएगा, एक बार दिमाग लगा के देखिएगा। आप अपने गांव में एक बार जाइएगा आंखें बंद करके, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो समाज में वास्तव में कुशलता से व्यवहार करते हैं, अपनी सामाजिक बुद्धि या सामाजिक संबंध अच्छे रखते हैं और उनमें निश्चित तौर पर समाज की प्रतिष्ठा होती है। जैसे आपके गाँव में एक टीचर है, वो निश्चित तौर पर सभी से बातें करता रहता है और वो अपने समाज के प्रति कार्य कर रहा है, और वो निश्चित तौर पर समाज के प्रति सेवा भावना कर रहा है। वो नौकरी नहीं कर रहा, अब सेवा भावना कर रहा है, अर्थात वो नेता बनना चाहता है विद्यार्थियों। तो नेता और समाज सेवी जो व्यक्ति होते हैं वो निश्चित तौर पर समाज के बारे में सोचने की बातें करते हैं। यही लोग बातें करते हैं समाज के बारे में। कोई गाँव का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, गाँव की हर एक चीज़ में ध्यान रखता है, इसके ये हो गया, इसके वो हो गया, तो वो समाज का नेता या सामाजिक कार्य करता है। तो निश्चित तौर पर सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति नेता या सामाजिक सेवा वाले होंगे निश्चित तौर पर। तो थांडाइक ने बात बताई है कि एक प्रकार तो ये है सामाजिक बुद्धि का। अब उसने मूर्त बुद्धि बताई है। मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? इनकी मानसिक क्षमता
या इसके व्यक्ति ठोस वस्तुओं का महत्व को समझता है। जो ऐसी बुद्धि होती है जिसकी बुद्धि मूर्त होती है, वो व्यक्ति कैसे कौन होता है उसको समझने के लिए हम परिभाषा समझते हैं। वो व्यक्ति जो ठोस वस्तुओं का महत्व समझता है, देखिएगा, वो व्यक्ति जो ठोस जो महत्व है उनको समझता है, उसका परिचालन उपयुक्त ढंग से करता है। यानी वो पहले तो सोचता है बढ़िया तरीके से, उसके महत्व को जानता है, इसकी महत्वता क्या है, फिर उसका सुचारू रूप से कार्य करता है कि भाई इसका इसी लेवल में काम करना है, अलग काम करेगा तो कुछ गलत काम हो जाएगा। वो जानता है इस चीज़ को, अलग अलग परिस्थितियों में करना सीखता है और अलग अलग परिस्थितियों में हर चीज़ को जो भी उपयोग है उस चीज़ का, कोई वस्तु है उसका उपयोग अलग अलग ढंग से कर पाता है और उसकी महत्वता भी जानता है। तो वो कौन होगा? तो इस प्रकार की बुद्धि जो होती है वो व्यापारियों में पाई जाती है। उसको पता है पैसा है, उसकी महत्वता जानता है व्यापारी पैसे की, उसको कैसे लगाना है, किस परिस्थिति में पैसा कम है, उसके पास पता है कि आगे आने वाला कोरोना काल है तो उसको पैसा बचा के रखना है, नहीं साहब कोरोना काल जा रहा है, पैसों को इन्वेस्ट करना है, उसको सब पता होता है। तो निश्चित तौर पर जो वैश्य जो होते हैं, वैश्य अर्थात बणिये जो होते हैं या व्यापारी लोग होते हैं, वो उनकी बुद्धि निश्चित तौर पर क्या होती है? मूर्त बुद्धि होती है। विद्वान साथियों, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि का तात्पर्य आप सभी को पता है, भावनाओं से संबंधित है। और भावनाओं से संबंधित का मतलब हो गया कवि हो गया साहब। कोई भी व्यक्ति गणितीय शाब्दिक संकेतों और चिन्हों के संबंध को समझ पाता है, उसकी उचित व्याख्या कर पाता है, वो उसकी अमूर्त बुद्धि है। उसके सामने कुछ नहीं दिख रहा परंतु वो अपने मन से बात बता देता है। वो कोई कलाकार ही होगा विद्वान साथियों, वो कोई चित्रकार ही होगा, वो कोई गणितज्ञ ही होगा, वो निश्चित तौर पर कोई कवि होगा, ध्यान रखिएगा। तो निश्चित तौर पर ये व्यक्ति होती है, इनकी बुद्धि जो होती है वो क्या होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। वो बिल्कुल भी उनके सामने कोई चीज़ नहीं होती, वो वास्तविकता को नहीं, वो अवास्तविक चीज़ को बताते हैं, अवास्तविक चीज़ को सिद्ध कर कर दिखाते हैं कि ये अवास्तविक। और वो किससे करते हैं? अपनी बुद्धि के माध्यम से ये चीज़ें प्रदर्शित करते हैं। तो निश्चित तौर पर थार्डाइक ने 3 बातें बता दी हैं। सामाजिक बुद्धि आप समझ गए होंगे, अमूर्त बुद्धि भी आप समझ गए होंगे और मूर्त बुद्धि भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे विद्वान साथियों। तो आइएगा आगे चलते हैं। इसी प्रकार गेरिट ने भी किया था। गेरिट के अनुसार बुद्धि के प्रकार भी 3 हैं, ध्यान रखना। गेरिट ने भी 3 बुद्धि के प्रकार बताए हैं, थार्डाइक ने भी 3 बताए हैं और गेरिट ने भी 3 बताए हैं। गेरिट ने क्या कहा है? गेरिट ने 3 बुद्धि के प्रकार बताए हैं, जिसमें मूर्त बुद्धि है एक, तो दूसरी बुद्धि आपके सामने अमूर्त आएगी और तीसरी बुद्धि आएगी यांत्रिकी। देखिएगा, तीसरी बुद्धि से माफ किया, सामाजिक बुद्धि आएगी, माफ करिएगा, सामाजिक बुद्धि आएगी आप लोगों के सामने, है ना। तो ये 3 बुद्धियाँ किसने बताई हैं? गेरिट ने बताई हैं विद्वान साथियों। मूर्त, अमूर्त और निश्चित तौर पर कौन सी बताई है? सामाजिक। यही 3 भेद किसने बताए हैं? गेरिट ने बताए हैं। अब गेरिट ने क्या कहा है मूर्त बुद्धि में, कैसी मानी है मूर्त बुद्धि को? आइएगा गेरिट के अनुसार देखते हैं। गेरिट ने मूर्त बुद्धि को गामक या यांत्रिकी बुद्धि माना है। ध्यान रखना, मूर्त बुद्धि को गामक या यांत्रिकी बुद्धि, मूर्त बुद्धि का दूसरा नाम गामक और यांत्रिकी बुद्धि मानता है गेरिट। और संबंध किससे है? मशीनों और यंत्रों से संबंध रखती है ये बुद्धि। किससे रखती है? मशीन और यंत्रों से। और मशीन और यंत्रों में जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो निश्चित तौर पर अच्छा कारीगर बनता है, अच्छा मैकेनिक बनता है, अच्छा इंजीनियर बनता है, अच्छा औद्योगिक कार्यकर्ता बनता है। तो इनकी बुद्धि कौन सी बुद्धि है? इनकी बुद्धि मूर्त बुद्धि है, ध्यान रखना। इनकी बुद्धि गामक बुद्धि है, इनकी बुद्धि यांत्रिक बुद्धि है, ये बात ध्यान रखना। तो गेरिट ने बताया है गामक यांत्रिक बुद्धि के बारे में, मूर्त बुद्धि के बारे में। इनका संबंध किससे होता है? मशीनों से होता है। प्रश्न बन सकता है विद्वान साथियों, गामक बुद्धि का संबंध किससे होता है? तो ध्यान रखना, गामक बुद्धि का संबंध मशीनों से और यंत्रों से होता है। गामक बुद्धि में व्यक्ति क्या बनता है? गामक बुद्धि से व्यक्ति अच्छा कारीगर बनता है, अच्छा मैकेनिक बनता है, अच्छा इंजीनियर बनता है, अच्छा औद्योगिक कार्यकर्ता बनता है। तो याद रख लोगे मूर्त बुद्धि को। आगे आइएगा, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या कहती है? जो अवास्तविकता, अदृश्य बुद्धि होती है। अमूर्त का तात्पर्य ये सब। तो ये क्या कहता है? इसके संबंध किससे होगा? इसका संबंध आप भली बात ही जान रहे हैं, कल्पना से होगा विद्वान साथियों। अमूर्त बुद्धि उसमें भी कल्पना से ही था, तो इसमें भी कल्पना से ही है, ज्ञान अर्जन की बात कह रहा है। और इससे बनने वाला व्यक्ति क्या होगा? अच्छा साहित्यकार, अच्छा वकील, अच्छा डॉक्टर, अच्छा चित्रकार, अच्छा दार्शनिक बनेगा ही बनेगा। वकील भी निश्चित तौर पर अमूर्त स्थिति में होगा और केस लड़ना है उसको कहीं
कहीं ना कहीं से तथ्य जोड़ने हैं, उसके सामने तो है नहीं पर उसको जोड़ने हैं। साहित्यकार अपने साहित्य की रचना करेगा, डॉक्टर भी अपने मन से वो इलाज करेगा निश्चित तौर पर, चित्रकार भी क्या करेगा, चित्र की रचना करेगा, दार्शनिक भी अपने कोई ना कोई दर्शन को बताएगा। तो निश्चित तौर पर इनकी बुद्धि क्या होगी, अमूर्त बुद्धि मानी जाएगी। तीसरी बुद्धि जो आ रही है वो सामाजिक बुद्धि आ रही है। इससे भी आप बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। मिलनसार व्यक्ति होगा, सामाजिक कार्य मानव संबंध रखने वाला होगा, वो कि वो थॉर्नडाइक वाली बात है। इससे मंत्री होगा, सामाजिक कार्यकर्ता, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ निश्चित तौर पर बनेगा, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। तो आप ये समझ के चलिएगा कि एक तो गेरिट ने किया है और एक किसने किया है, थॉर्नडाइक ने। बुद्धि के दो प्रकार के, दो जनों ने वर्गीकरण किया है। एक तो गेरिट ने किया है, इसने भी 3 बताई है बुद्धि, और इसने भी 3 प्रकार बुद्धि के बताए हैं। तो यहाँ पर अपनी बात क्लियर होती है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा विद्यार्थी साथियों, बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांतों को देखें तो विद्यार्थियों, बुद्धि के सिद्धांत आपके बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और बुद्धि के सिद्धांत आपके दे रखे हैं, और बुद्धि के सिद्धांत में से निश्चित तौर पर एक प्रश्न आएगा। देखते हैं, इस श्रेणी में मनोवैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने कारकों के रूप में बुद्धि के संगठनों की व्याख्या की है। इन कारकों को ज्ञात करने के लिए विषय सांख्यिकी विधि कारक विश्लेषण का प्रयोग किया है। अर्थात बहुत सारे आपके सामने फैक्टर का प्रयोग किया है। एक कारक के सिद्धांत, बहुकारक के सिद्धांत, द्विकारक के सिद्धांत, अभी कारक के सिद्धांत देखने को मिलेंगे। इस श्रेणी में 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिक समूह हैं। एक तो पिंडक, जिनके अनुसार बुद्धि की एक सामान्य एवं संगठित क्षमता है। अर्थात एक तो पिंडक व्यक्ति है, पिंडक है सिद्धांत है, जिका कहीं के संगठित बातें हैं और एक समस्या समाधान किया जाता है, ध्यान रखना। और दूसरा कहता है विभाजक, जो अलग अलग प्रकार से बुद्धि को अंकित करता है। एक तो है कि एक प्रकार से बुद्धि को अंकित करे, और एक व्यक्ति आएगा जिसका अलग अलग प्रकार बुद्धि का, यानी एक तो एक ही कारक मानना है और एक बहुत सारा कारक मानना है। तो पिंडक काला जो उसी में एक ही कारक मानसी का, बुद्धि को एक ही कारक है, और जिसका विभाजक काला उसी में बहुत सारा कारक मानसी। सिंपल सी बात है। आइएगा, इसमें आपके जो एनसीईआरटी पैटर्न में जो राजस्थान बोर्ड में दिया गया है वो आपके 4 सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें स्पीयरमैन का है, गिलफोर्ड का है बहुकारकीय, और केटल का सिद्धांत है, और गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। ये जो आपके दे भी रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये जो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है ये दे भी रखा है। यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न तो आएगा ही आएगा, पर इनके साथ साथ और भी सिद्धांत हैं जो आपको मैं बताऊँगा। मनोविज्ञान में बुद्धि के और भी सिद्धांत हैं, वहाँ से भी एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। तो आप अपन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो आइएगा, सबसे पहले जो दे रखा है स्पीयरमैन का सिद्धांत। एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम है स्पीयरमैन, है ना। स्पीयरमैन ने क्या किया था, स्पीयरमैन ने 1904 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत में प्रयोगात्मक अध्ययन को कारक विश्लेषण प्रविधि और आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। देखो, ये जो सिद्धांत है वो द्विकारक के सिद्धांत है, आप सभी के समक्ष आ रहा है। स्पीयरमैन ने देखो द्विकारक के, त्रिकारक के दो सिद्धांत दिए हैं। द्विकारक और त्रिकारक का सिद्धांत जो दिया है वो स्पीयरमैन ने दिया है ना। इससे पहले एक बिने ने भी सिद्धांत दिया था, उसके बारे में चर्चा करूँगा, पर एक बार द्विकारक सिद्धांत को समझ लेना। ये बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। 1904 में सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने, स्पीयरमैन ने। द्विकारकीय सिद्धांत, 2 व्यक्ति अगर स्पीयरमैन या पियर का मतलब आप मान के चलो, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, जोड़े में कितने व्यक्ति होते हैं, 2 व्यक्ति होते हैं। तो द्विकारकीय सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो स्पीयरमैन एक ही बात है, और स्पीयरमैन ने क्या दिया है, द्विकारकीय सिद्धांत दिया। जोड़े से याद रख लोगे सारे विद्यार्थी। तो आइएगा आगे चलते हैं। तो इसने ये प्रतिपादित किया है, इसमें इन्होंने प्रयोगात्मक अध्ययनों को कारक विश्लेषण प्रविधि से प्राप्त कर उनके आंकड़ों का विश्लेषण किया और फलस्वरूप बुद्धि की संरचना को 2 कारक में ज्ञात किया। अर्थात प्रयोगात्मक अध्ययन किया इस व्यक्ति ने, और प्रयोगात्मक अध्ययन से इसने उनको कारक में ढाल दिया। और कारक कितने बनाए, 2 कारक बनाए। उसने 2 कारक बताया बुद्धि को एक तो बताया सामान्य कारक के रूप में, और एक बताया विशिष्ट कारक के रूप में, जिसको जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। अर्थात जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी से तात्पर्य होगा सामान्य से, और
एस से तात्पर्य हो गया विशिष्ट कारक से। तो जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर, ये दो फैक्टर हैं। तो जी कारक कहूँ तो सामान्य कारक है, और जी कारक कहूँ, एस कारक कहूँ तो विशिष्ट कारक है। स्पीयरमैन का ये मानना है कि हर व्यक्ति में मानसिक कार्य करने की सामान्य क्षमता भिन्न मात्रा में पाई जाती है। कोई भी मानसिक कार्य करता है, अर्थात बुद्धि से जो कार्य करता है, उसमें सामान्य क्षमता भिन्न मात्रा में पाई जाती है। जो सामान्य क्षमता होती है वो भिन्न मात्रा में पाई जाती हैं। इसको आगे और समझते हैं। आगे क्या कहता है, जिन्हें कारक कहते हैं। इसी कारण जी कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखना विद्वान साथियों, ये प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा सकता है, किस कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रीट में बनने लायक प्रश्न है। किस कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है? तो जी कारक मान लो, या सामान्य कारक को मानसिक, क्योंकि सामान्य कारक हर चीज़ में होता है, सामान्य कारक हर में होता है, पर विशिष्ट कारक किसी एक में होता है। तो इसी की बात हम आगे करेंगे। स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति मानसिक कार्यों को करने में जितना सफल होगा, उसका जी कारक उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। देखो अगली बात हम समझते हैं, क्या कहता है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये कहता है कि जी कारक उतना ही अधिक माना जाएगा। इससे एक जन्मजात कारक माना गया है। जी कारक क्या है, एक प्रकार का जन्मजात कारक माना जाता है, यानी ये जन्म से ही अपने साथ आता है और विभिन्न विभिन्न चीज़ों में कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको मानसिक ऊर्जा दी गई है, मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है, और मानसिक ऊर्जा बुद्धि है विद्वान साथियों। तो यहाँ पर हम मान के चलें। दूसरी तरफ स्पीयरमैन का यह भी मानना है कि कुछ मानसिक कार्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं और उन्हें करने के लिए विशिष्टता भी जरूरी है। उसे एस कारक कहा गया है। एस कारक की मात्रा भिन्न कार्यों में होती है और इस कारक पर प्रशिक्षण और पूर्व अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। किसी खास मानसिक कार्य हेतु एस कारक को प्रशिक्षण देकर बढ़ाया जा सकता है। तो मैं ये मान के चलूँ, जो जी कारक है वो तो क्या है, जन्मजात है, और जो एस कारक है वो क्या है, अर्जित है। अर्थात जी कारक तो सभी में सामान्य रूप से पाया जाएगा, पर एस कारक होगा विशिष्ट रूप में पाया जाएगा, और इसको बढ़ाया जा सकता है। इसको अगर मैं प्रशिक्षण दूं, प्रशिक्षण से क्या किया जा सकता है, इसको और अर्जित किया जा सकता है। मैं कुछ चीज़ सीखना चाहूँ तो मेरा एस फैक्टर वहाँ पर ज़्यादा कार्य करेगा, और मेरे जन्मजात प्रक्रियाएँ हैं, मुझे गॉड गिफ्टेड हैं, वो चीज़ें वो क्या होंगी, सारी की सारी सामान्य होंगी। ध्यान रखिएगा। अगर आप देखें तो कोई चारण व्यक्ति है, तो चारण के पास, आप लोगों को पता है, चारण व्यक्ति के पास बोलने का एक गॉड गिफ्टेड तरीका होता है। कवि चीज़ें उसको बहुत सारी आती हैं, तो उसका जी फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा है। और अगर कोई व्यक्ति कविताएं सीख कर बोल रहा है तो उसका एस फैक्टर काम कर रहा है, उसने अर्जित की हैं बातों को, तो ये विशिष्ट चीज़ आई है उसके प्रति, और ये इसके पास जन्मजात थी, तो ये कोई विशिष्ट चीज़ नहीं थी। तो ये बात आपके सामने स्पीयरमैन ने दो चीज़ें रखी हैं, एक तो रखा है जी कारक और एक रखा है एस कारक। जी का मतलब जनरल हो गया, एस का मतलब स्पेसिफिक हो गया। जी का मतलब सामान्य कारक जो सभी में होगा, जन्मजात होगा, और एस कारक होगा विशिष्ट स्थितियों में पाया जाएगा, जिसको अर्जित भी किया जा सकता है। बात याद रह जाएगी। आगे चलते हैं। आगे देखो, और जी और एस कारक के मध्य अगर तुलना की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण, जो महत्व अधिक होता है, वो जी कारक का महत्व होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जी कारक सभी में पाया जाएगा, एस कारक विशेष में पाया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगला आता है गिलफोर्ड का शब्द। गिलफोर्ड क्या कहता है, गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। ध्यान रखना, गिलफोर्ड का कौन सा सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत। गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, बुद्धि संरचना सिद्धांत किसने दिया, तो ध्यान रखना गिलफोर्ड ने दिया है। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुकारक संरचना, आप तो ज़्यादा बुद्धि संरचना याद रख लेना, बहुकारक छोड़ देना, बुद्धि संरचना ज़्यादा याद रखना। बुद्धि संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि के तत्वों को 3 विमाओं में बांटा है। त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया, ध्यान रखना। त्रिविमीय सिद्धांत भी गिलफोर्ड ने दिया है। विमीय सिद्धांत, त्रिविमायी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। त्रिविमीय सिद्धांत भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। त्रिविमायी सिद्धांत भी सही कहा जाता है। तो इसने 3 विमाएं बताई हैं गिलफोर्ड ने, तो ध्यान रखना गिलफोर्ड ने। अगर आप 3 व्यक्ति और गाड़ी फोर्ड में बैठ कर जाओगे, वो फोर्ड में 3 व्यक्ति गाड़ी में जा रहे हैं, तो आप याद रख लेना गिलफोर्ड ही होगा। तो फोर्ड में कितने व्यक्ति गए, 3 व्यक्ति, तो फोर्ड
में 3 व्यक्ति जाएंगे तो वो गिलफोर्ड है, और बुद्धि के जो 3 आयाम बताए हैं वो गिलफोर्ड ने बताए विद्वान साथियों। उसमें कौन कौन है? एक है संक्रिया, एक है विषय वस्तु, और एक है उत्पादन, एक है ऑपरेशन, एक है कंटेंट, और एक है प्रोडक्ट्स। अब भाई कोई ऑपरेशन करोगे, है ना, ऑपरेशन किस पर करोगे? कोई विषय वस्तु पर करोगे, और विषय वस्तु पर कोई ऑपरेशन करोगे तो उससे कुछ न कुछ तो प्रोडक्ट उत्पन्न होगा। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर कोई ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन कोई व्यक्ति पर ही तो करेगा, और व्यक्ति पर ऑपरेशन करेगा तो उससे कुछ न कुछ तो उत्पादन होगा, उससे सही होगा या नहीं होगा ये कुछ न कुछ तो पता चलेगा, परिणाम पता चलेगा। तो ये तीनों चीज़ें कि साहब कोई ना कोई ऑपरेशन करने वाला है, कोई ना कोई कंटेंट पर, और उससे कुछ न कुछ उत्पादित होने वाला है। हम चलते हैं सबसे पहले संक्रिया को समझते हैं। संक्रिया क्या कहता है? मानसिक प्रक्रियाओं के स्वरूप को संक्रिया कहा गया है। जो मानसिक प्रक्रिया है आपकी, उसके स्वरूप को क्या कहा गया है? संक्रिया। संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को 6 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना, मानसिक क्षमताओं को संक्रिया के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें मूल्यांकन है, अभिसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन है, स्मृति धारण है, स्मृति अभिलेख है, तथा क्या है? संज्ञान है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारण, स्मृति अभिलेख और संज्ञान। तो संक्रिया 6 प्रकार की किसने बताई है? संक्रिया गिलफोर्ड ने 6 प्रकार की बताई है, जिसमें मूल्यांकन है, अर्थात कोई मूल्यांकन होगा, अपसारी चिंतन होगा, है ना, अपसारी होगा, अभिसारी होगा, स्मृति धारण होगी, कोई बुद्धि की बात होगी, स्मृति अभिलेख होगा, है ना, मेमोरी रिकॉर्डिंग होगी, तथा संज्ञान होगा, उसका ज्ञान आएगा। तो ये जो संक्रिया है इसका मतलब ये ऑपरेशन है, यहाँ से कोई ना कोई चीज़ पता लगाई जाती है ऑपरेशन करके, है ना। विषय वस्तु, अब किस विषय वस्तु पर ऑपरेशन किया जाएगा? अर्थात ये जो 6 चीज़ें हैं ये इन संक्रियाओं से, ये क्षमताएं हैं, मानसिक क्षमताएं हैं संक्रिया के आधार पर, तो इनसे किस पर ये कार्य किए जाएंगे? मूल्यांकन किस पर होगा? अभिसारी चिंतन किस पर होगा? अपसारी चिंतन किस पर होगा? स्मृति धारण किस पर होगा? स्मृति अभिलेख किस पर होगा? ज्ञान किसका होगा? तो इसकी विषय वस्तु क्या होगी? तो विषय वस्तु क्या है? जिनके एकांश या सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती हैं। जिस क्षेत्र पर एकांश या सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती हैं, अर्थात इन 6 स्थितियों से जिस स्थान पर संक्रिया की जाती है, जो मूल्यांकन किया जाता है, उसको जो क्षेत्र है वो विषय वस्तु है, उसे को विषय वस्तु कहा गया है। सूचनाओं या एकांशों के 5 भाग हैं, अर्थात जो सूचनाएं मिली हैं, जो विषय वस्तु मिली है, उस पर जो हमें मूल्यांकन करना है, वो सूचनाएं, वो जो विषय वस्तु कितनी है? 5 है। दृष्टि पर मूल्यांकन हो सकता है, श्रवण पर मूल्यांकन हो सकता है, श्रवण संकेत पर मूल्यांकन हो सकता है, शब्दों पर मूल्यांकन हो सकता है, व्यवहार पर मूल्यांकन हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, ये 5 स्थानों पर क्या किया जा सकता है? हमारे स्थान पर हम अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारण, स्मृति अभिलेख, और मैं बात करूं तो यहाँ पर संज्ञान, इन 5 पर हम क्या कर सकते हैं? इन 5 विषय वस्तुओं पर कर सकते हैं। ये गिलफोर्ड कहता है। और क्या कहता है? उत्पादन। अब उत्पादन की भी बात भी इसने 6 भागों में प्रस्तुत की है कि जो परिणाम होगा, इनसे जो परिणाम होगा, जो हमने विषय वस्तु पर हमने जो परीक्षण किया, इससे जो परिणाम निकला वो 6 भागों में परिणाम होगा, वो उत्पादन है। इकाई, या तो कोई ना कोई इकाई निकलेगी, या ना कोई वर्ग निकलेगा, या कोई ना कोई संबंध निकलेगा, कोई पद्धतियाँ निकलेगी, कोई रूपांतरण निकलेगा, कोई आशय जरूर निकलेगा। तो ये उत्पादन से परिणाम निकलेगा। तो आप ये मानकर चलिएगा, आपके सामने कितनी बातें आई? गिलफोर्ड ने 3 चीज़ें बताई हैं। बुद्धि संरचना सिद्धांत में गिलफोर्ड ने 3 बातें बताई हैं, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन। ये 3 चीज़ें आपके सामने इसने बताई है। किसने? गिलफोर्ड ने बताई है विद्वान साथियों। किसने बताई है? गिलफोर्ड ने। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे विद्वान साथियों, और हम आगे कल पढ़ेंगे। तो इसमें छोटी सी बात और बता दूं कि गिलफोर्ड के इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की व्याख्या 3 विमाओं के आधार पर की गई है, और ये हर विमा के कई कारक हैं। संक्रिय विमा के 6 कारक हैं, विषय वस्तु विमा के
5 कारक हैं और उत्पादन विमा के 6 कारक हैं और इनके टोटल जो कारक बताए गए हैं वो 180 बताए हैं। तो गिलफोर्ड के अनुसार याद रखना तीनों विमाओं के कारक 180 हैं, जिसमें संक्रिया के 6 हैं, विषय वस्तु के 5 हैं और अगर मैं बात करूं उत्पाद के कितने हैं 6 हैं। तो आज हम यहाँ गिलफोर्ड तक ही बात करेंगे विद्वान साथियों। आगे भी बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, आगे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हम कल पढ़ेंगे केटल का सिद्धांत पढ़ेंगे, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ेंगे विद्वान साथियों, क्या क्या चीज़ें हैं। हम एक खंड का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, हम त्रिकारकीय सिद्धांत भी पढ़ेंगे। सारी चीज़ें याद करवा कर भेजूंगा, तो इतनी याद ज़रूर करना। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट लिखते रहना, सारे ही महत्वपूर्ण हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें परिभाषाएं भी याद हुई होगी और आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं हर एक चैप्टर पर वीडियो बनाऊंगा, आप निश्चित तौर पर मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आराम से, और आराम से पढ़िएगा और आराम से तैयारी कीजिएगा। तो रोज़ाना आपके सामने साइको और एक आपका जो SST का पॉइंट है, रोज़ाना एक एक पॉइंट पर बातें आएंगी और तैयारी करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद साथियों।